नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टैटिक्स के अंतर्गत मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो विभिन्न क्लासेज हुई है उन पर आधारित है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सांख्यिकी अधिकारी के अंतर्गत है या सहायक सांख्यिकी अधिकारी है या संगणक है या इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत मूल्यांकन अधिकारी है, रिसर्च असिस्टेंट है या दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत स्टैटिकल ऑफिसर या असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के रूप में जो वैकेंसी जाती है। इसी प्रकार से एसएससी के अंतर्गत सांख्यिकी अधिकारी और सहायक सांख्यिकी अधिकारी की जो वैकेंसी जाती है, या एमए इकोनॉमिक्स या एमकॉम एबीएसटी, और इसी प्रकार से विभिन्न जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित है या नेट का एग्ज़ाम है, उन सभी में सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं पर चर्चा की गई है जो कि आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है और जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि स्टैटिक्स डील्स विथ, अर्थात सांख्यिकी का जो संबंध है वो किससे होता है, अर्थात सांख्यिकी किस प्रकार को या किसको डील करती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ए क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, अर्थात केवल गुणात्मक सूचनाएं होती है उन्हीं को डील्स करती है, या क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव अर्थात मात्रात्मक जो सूचनाएं हैं उन्हीं को डील करती है, या बोथ दोनों को करती है, या नॉन, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस कह सकते हो। तो स्टैटिक्स होती है वो जो डील्स करती है ओनली जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसी को डील करती है। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगा। और ये काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है और अधिकतर स्टूडेंट्स है वो इसको बोथ कर देते हैं, जो कि गलत आंसर है। राइट आंसर है वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होता है। सेकेंड क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर, सांख्यिकी जो परिणाम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। एब्सोल्यूट करेक्ट, अर्थात पूर्णतः सही होते हैं। नॉट ट्रू, अर्थात सही नहीं होते हैं। ट्रू ऑन एन एवरेज, औसत रूप से वो सही होते हैं। या यूनिवर्सली ट्रू, सार्वभौमिक रूप से वो सत्य होते हैं। तो स्टैटिकली जो रिजल्ट्स होते हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो, ऐसा भी नहीं होता है। नॉट ट्रू, वो गलत भी नहीं होते हैं। और यूनिवर्सली ट्रू, हमेशा सार्वभौमिक रूप से वो सत्य हो, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि जो रिजल्ट होता है वो डेटाबेस होता है, इसलिए जो राइट आंसर होता है इसमें ट्रू ऑन एन एवरेज, अर्थात वो औसत रूप से सही होते हैं। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो ट्रू ऑन एन एवरेज, अर्थात औसत रूप से वो सही होते हैं। नेक्स्ट, स्टैटिक्स आर, स्टैटिक्स क्या है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स होते हैं उनका समग्रीकरण होता है इसमें। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, अर्थात आंकड़ों के रूप में या संख्याओं के रूप में इसको प्रेजेंट किया जाता है। सिस्टमेटिकली कलेक्टेड होता है, अर्थात जो डेटा होते हैं उनको हम व्यवस्थित रूप से संग्रहण करते हैं। क्या वही स्टैटिक्स है या ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो इसके अंतर्गत एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है, फैक्ट्स होता है उनका समग्रीकरण भी होता है। न्यूमेरिकली भी प्रेजेंट इसमें किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, और सिस्टमेटिकली भी डेटा का कलेक्शन इसमें किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिकल मेथड्स आर, सांख्यिकी जो विधियां हैं वो कौन सी है इनमें से।
ऑप्शन में दिया गया है आपके सामने ए कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखिए सांख्यिकी के अंदर हम डेटा का कलेक्शन भी किया जाता है, अर्थात विभिन्न सर्वे मेथड के माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं। क्लासिफिकेशन, डेटा की कलेक्शन के पश्चात हम क्या करते हैं, डेटा को क्लासिफाइड किया जाता है, और डेटा क्लासिफाइड के बाद में क्या होता है, डेटा को टेबुलेशन किया जाता है, और उसके पश्चात डेटा को हम प्रेजेंट भी करते हैं, और फिर स्टैटिकल मेथड के आधार पर हम डेटा को एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं ऑफ डेटा। तो ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, तो इसमें से तीनों इसमें ये सही है। डेटा का कलेक्शन भी किया जाता है, जो सर्वे मेथड हो सकता है, प्राइमरी सर्वे हो सकता है उसमें, जिसके आधार पर डेटा कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद में हम डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, और इसी के अंतर्गत तीसरा जो आता है वो डेटा को टेबुलेशन में प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं डेटा को। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर, आपका सही चेक करते हैं इस आंसर को। तो ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एट्रीब्यूट इज जो गुण या किसी विशेषता के आधार पर जो डेटा होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। एक क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अर्थात वो गुणात्मक विशेषता होती है ये। एक क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होती है, मात्रात्मक होती है। ए मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स होता है, या ऑल ऑफ दिस। तो एट्रीब्यूट्स जो किसी वेरिएबल्स की विशेषता बताती है, गुण के बारे में बताती है, तो वो किस प्रकार का होगा, एक क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होता है वो, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। आंसर चेक कर लेते हैं हम, एक क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट, टेली मार्क्स डिटरमाइन, टेली जो मार्क्स होते हैं वो डिटरमाइन कैसे किए जाते हैं, किस में किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क्लास विड्थ के अंदर क्लास बाउंड्री निर्धारित करते हैं, या क्लास लिमिट को करते हैं, या क्लास फ्रीक्वेंसी। हमने सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत मोड का जो टॉपिक है वो पढ़ा है, और मोड के टॉपिक के अंदर जब हम बहुलक का जब हम निर्धारण करते हैं तो उसके अंदर जो मेथड काम में लेते हैं, तो उसमें बहुलक किसके आधार पर आंसर दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर। जहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुलक होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन हम किसके आधार पर करते हैं, टेली मार्क्स करके हैं, कि फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम से वो इसमें आ रही है, और हमने उस टेबुलेशन के अंदर इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं, और फिर इसमें काउंट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसके आधार पर जो होता है वो क्लास फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत ऐसा होता है कि इससे इस रेंज तक, जैसे 5 से 10 तक है वो कितनी अंक है वो आ रहे हैं या फ्रीक्वेंसी है, तो वो जो है वो टेली मार्क्स के माध्यम से अपन निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस निकाल करके और फिर उसको काउंट किया जाता है, तो वो हो गया इसमें टेली मार्क्स। आंसर चेक कर लेते हैं, तो क्लास फ्रीक्वेंसी इज राइट आंसर इसके अंतर्गत हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, when the upper limit of a class is the lower limits of the next class, the series is known as। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक क्लास इंटरवल दिया गया है, क्लास दी गई है, और उसमें अपर लिमिट्स ऑफ क्लास अर्थात किसी वर्ग की जो ऊपरी सीमा है, अपर लिमिट अर्थात ऊपरी सीमा, क्लास किसी वर्ग की ऊपरी सीमा है, वो इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट्स वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो वो जो सीरीज होगी वो एक्सक्लूसिव होगी, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं अपवर्जी, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, अपवर्जी कहा जाता है। इंक्लूसिव के अंतर्गत क्या होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों उसी के अंदर शामिल होते हैं, जबकि एक्सक्लूसिव के अंदर जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होती है, इसलिए वो एक्सक्लूसिव होती है, अपवर्जी कहलाती है। तो हम जब भी क्वेश्चन को हल करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, समावेशी, जो इंक्लूसिव में अगर डेटा दिया गया होता है तो हम उसको एक्सक्लूसिव में बदल देते हैं, और उसके आधार पर हम क्वेश्चन को हल करते हैं।
तो राइट आंसर एक्सक्लूसिव, चेक करते हैं इसको। तो राइट इज आंसर है एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर। पाई डायग्राम को हम कहाँ पर यूज में लेते हैं? पाई डायग्राम को हम जब इस प्रकार से एक गोलाकार एक सर्कल बनता है और इस सर्कल के अंतर्गत क्या होते हैं, विभिन्न इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, इस प्रकार से कंपोनेंट्स होते हैं और इस प्रकार से हम इसको 2 या 3 पार्ट के अंदर ये डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए कि टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो जनरेट हो रही है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी है, टी यानी टोटल इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम विभिन्न सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम शो करते हैं, जैसे एक सोर्सेज है इसका हमने इसमें शो कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के आधार पर हमने रिन्यूएबल का हो गया। एक जैसे हमने इसमें शो किया है जो कि है वो थर्मल के आधार पर हो गया, और दूसरा एक हमने यहाँ पर शो किया है इसको जैसे कि हाइड्रो के आधार पर है, अर्थात जल से उत्पादन होता है। तो तीनों के अलग अलग इसमें कंपोनेंट्स हो गए। रिन्यूएबल पर मान लीजिए कि ये देश के अंदर है वो 30% है। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि लगभग 15% है वो हाइड्रो से जनरेशन हो रहा है और शेष जो है 55% है वो थर्मल से हो रहा है, या इंस्टॉल कैपेसिटी मान लीजिए कि इंस्टॉल कैपेसिटी है वो इतनी है और टोटल है वो कितने है 100 हो गया। तो इस प्रकार से एक सर्कल बनाया जाता है और सर्कल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स उसमें दर्शाए जाते हैं ताकि उसका हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं और उसको टोटल से उसका रिलेशन बताया जाता है कितने कितने परसेंटेज योगदान है। तो आप देख लेते हैं कि पाई डायग्राम को कैसे डिफाइन किया गया है। इसमें ए में बताया गया कि कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड दियर रिलेशंस टू टोटल। ये भी बिल्कुल सही है, बता रहा है इसके अंदर कि कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट, इसके 3 कंपोनेंट जैसे हमने टोटल इलेक्ट्रिसिटी के लिए थे, हाइड्रो है, रिन्यूएबल है और थर्मल है, तीनों को हमने एक पाई डायग्राम में दर्शाया है कि इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 55% थर्मल की है, 30% रिन्यूएबल की है और 15% है वो हाइड्रो से है और टोटल का ये परसेंटेज हो गया। तो ए है वो भी सही है। बी देखते हैं, रिप्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव डेटा इन ए सर्कल। तो सर्कल के अंदर क्वालिटेटिव डेटा को प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो ये इसके अंतर्गत क्या है, रॉन्ग आंसर। रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा इन ए सर्कल, हाँ रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा को सर्कल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, ये सही है, लेकिन डी ऑप्शन क्या दिया गया है उसके आधार पर हम इसको निर्धारित करेंगे। डी में दिखा गया है कि आइदर बी और सी, कि या तो बी सही है, बी और सी है वो सही है, लेकिन सही आंसर है वो ए है, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड दियर रिलेशंस टू टोटल। बी है वो गलत है, सी सही है, इसलिए हम दोनों डी ऑप्शन को नहीं बता सकते, तो राइट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम्स आर टूल्स ऑफ। डायग्राम्स है वो टूल्स है किसके, देखते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, समराइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डायग्राम्स है वो कलेक्शन ऑफ डेटा तो नहीं हो सकता, डेटा का जो कलेक्शन किया जाता है, सर्वे किया जाता है, तो वहाँ तो डेटा का कलेक्शन किया जा रहा है तो नहीं हो सकता। एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को जो एनालिसिस करते हैं वो विभिन्न स्टैटिकल मेथड्स यूज में लिए जाते हैं, तो वो भी नहीं होता है। समराइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को समराइज करते हैं विभिन्न प्रकार से हम, लेकिन वो डायग्राम्स नहीं होते हैं। डायग्राम्स है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो डेटा होता है उसको प्रेजेंट करता है डायग्राम से, जैसा डेटा है उसको वो प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो राइट आंसर है डायग्राम्स आर टूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आंसर भी चेक कर लेते हैं, तो राइट आंसर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अर्थात डेटा को इसमें प्रस्तुत किया जाता है डायग्राम्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजाइव्स आर यूजफुल टू लोकेट। ओजाइव जो कर्व होता है वो किसको निर्धारित करने में काम में लिया जाता है, किसका लोकेट करता है। ए मीन, बी मीडियन, सी मोड और डी वेटेड मीन। ए मीन, मीन का तात्पर्य अर्थमेटिक मीन से समांतर माध्य को निर्धारित करता है, या मीडियन मध्यक को निर्धारित करता है, या मोड बहुलक को निर्धारित करता है, और डी वेटेड मीन
अर्थात बाहरी समांतर जो माध्य होता है उसको निर्धारित करता है। तो देखिए ओजाइव कर्व होता है वो मीडियन का निर्धारण करता है। ओजाइव कर्व किस प्रकार से होता है? ओजाइव कर्व के अंदर दो प्रकार के लाइन्स है वो यहाँ पर होती है। इसमें ओजाइव कर्व के अंदर सामान्यतः फर्स्ट जो होती है वो लेफ्ट लोअर टू अपर राइट की तरफ होती है, जो लेस देन की होती है। सेकंड जो लाइन होती है वो अपर लेफ्ट टू राइट लोअर होती है, अपर लेफ्ट टू राइट लोअर होती है। ये दो प्रकार की रेखाएं होती है इसके अंदर, एक लेस देन की होती है और दूसरी होती है इसमें मोर देन वाली लाइंस होती है। दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पर क्या निर्धारण होता है? इसमें मीडियन का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से इसमें मीडियन का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि मीडियन होता है वो मध्य के 50% जो मूल्य होते हैं उनको क्या रिप्रेजेंट करता है, 50% मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो मध्य में होता है। तो क्योंकि इसका जो मध्यका को निर्धारण करते हैं तो n/2 के द्वारा निर्धारण किया जाता है, और यही ओजाइव कर्व के अंदर होता है। तो ओजाइव कर्व में दो लाइंस होती है, एक लेस देन एक मोर देन, और दोनों जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है अर्थात एक दूसरे को क्रॉस करती है वहाँ पर मीडियन अर्थात मध्यका का निर्धारण हो जाता है। तो ओजाइव्स आर यूजफुल टू लोकेट मीडियन इज राइट आंसर। चेक करते हैं तो राइट आंसर इज मीडियन। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन। काफ़ी बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिस्टोग्राम है वो किसके निर्धारण में उपयोगी है? मीन, मीडियन, मोड एंड ऑल दीज या ऑल ऑफ दीज अप्रोक्सिमेटली। हमने मोड का जो टॉपिक पढ़ा था और जो वीडियो हुआ था उस वीडियो के अंदर हिस्टोग्राम को हमने दर्शाया था। हिस्टोग्राम के माध्यम से हमने बहुलक का निर्धारण वो किया जाता है, मोड अर्थात बहुलक का निर्धारण किया जाता है। लेकिन हिस्टोग्राम से दर्शाने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि क्लास इंटरवल है वो सभी में इक्वल होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी हम हिस्टोग्राम के माध्यम से मोड को दर्शा सकते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं तो राइट आंसर इज मोड। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। ओपन एंड क्लासिफिकेशन, हम जो डेटा सीरीज देखते हैं, जो टेबुलेशन हम देखते हैं उसमें कुछ डेटा सीरीज ओपन एंड क्लासेस वाली होती है अर्थात जिसको खुले सिरे वाली कहा जाता है। यदि कोई खुले सिरे वाली टेबुलेशन दी गई है और उसमें हम उसके माध्यम से कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का हम निर्धारण कर सकते हैं, तो अर्थमेटिक AM का तात्पर्य अर्थमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य का निर्धारण कर सकते हैं, या ज्योमेट्रिक मीन GM ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य उसका निर्धारण कर सकते हैं, या मीडियन मध्यका का निर्धारण कर सकते हैं, या मोड बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं, या मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ जब ओपन एंड क्लासिफिकेशन की जो सीरीज होती है, अर्थमेटिक मीन होता है वो तो सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, तो इसलिए अर्थमेटिक मीन का निर्धारण हम नहीं कर सकते जब तक संपूर्ण हमें जानकारी नहीं होती है टेबुलेशन के संबंध में। ज्योमेट्रिक मीन है वहाँ पर भी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट लागू होता है, वो भी सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन में भी हम नहीं कर सकते। शेष रहा मीडियन और मोड। मीडियन जो होता है वो किसी भी श्रेणी के मध्य में जो मूल्य होता है उन पर आधारित होता है। तो वहाँ पर अगर कोई खुले सिरे वाली कोई टेबुलेशन दी गई है अर्थात जिसका शुरुआत की मूल्य और लास्ट का अगर वैल्यू जानकारी नहीं होती है तो भी हम क्या करते हैं, मीडियन का निर्धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार से कोई लेस देन या मोर देन इस प्रकार से दी गई हो तो उसको हमें सिस्टमेटिक करने की आवश्यकता नहीं होती है, और केवल हम उसके आधार पर देख करके हम मीडियन का निर्धारण कर सकते हैं। मोड होता है वो जहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है उसके आधार पर निर्धारण किया जाता है। तो इसमें मीडियन है वो इस राइट आंसर होगा फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए। चेक कर लेते हैं इसमें, तो मीडियन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज।
सेंट्रल टेंडेंसी के द्वारा जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें से कौन सा जो औसत होता है जिसका सबसे अधिक यूज में लिया जाता है? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड और HM का तात्पर्य हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य होता है। तो जो सबसे अधिक जो यूज में लिया जाता है वो अर्थमेटिक मीन होता है, उसको यूज में लिया जाता है। क्या कारण होता है? क्योंकि अर्थमेटिक मीन होता है जिसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या अलजेब्रिक ट्रीटमेंट उसका किया जा सकता है, गणितीय विशेषताओं है वो इसमें लागू होती हैं और ये सभी पद मूल्यों पर आधारित भी होता है और इसके साथ साथ ये जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस होते हैं उनसे भी सबसे कम प्रभावित होता है। तो इसीलिए हम अर्थमेटिक मीन को यूज में लिया जाता है, जबकि मीडियन और जो मोड होते हैं वो पोजिशनल होते हैं और ये सभी पद मूल्यों पर मीडियन आधारित नहीं होता है और मोड होता है वो जहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसके आधार पर ही निर्धारण किया जाता है और हार्मोनिक मीन है जिसकी कैलकुलेशन भी कठिन है, रेसिप्रोकल्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं। तो सबसे जो कॉमनली जो यूज जो किया जाता है वो जो सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत अर्थमेटिक मीन होता है उसी को यूज में लिया जाता है। तो राइट आंसर इज अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टिल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग। क्वार्टिल्स अर्थात क्वार्टिल्स का तात्पर्य यहाँ पर चतुर्थक जो होते हैं उनका निर्धारण हम ग्राफिकली के माध्यम से है, वो ग्राफ के माध्यम से हम निर्धारण कर सकते हैं। तो किस ग्राफ के माध्यम से हम निर्धारण कर सकते हैं? क्या हम हिस्टोग्राम से कर सकते हैं या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से कर सकते हैं या ओजाइव से कर सकते हैं या पाई चार्ट से कर सकते हैं? तो हम मीडियन का जो निर्धारण वो ओजाइव से करते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्वार्टिल्स का भी हम जो निर्धारण है वो ओजाइव कर के द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर इज ओजाइव, क्योंकि क्वार्टिल्स भी होता है वो 50% मूल्यों को प्रतिनिधित्व करता है, Q2 जैसे कि होता है जो कि मीडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी हम ओजाइव को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट आइटम व्हेन दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट, बीच का जो मूल्य अधिकतर है, व्हेन दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, कि डेटा को अरेंजमेंट करते हैं और जो मिडल की जो वैल्यू होती है वो सेंट्रल टेंडेंसी होती है। ऐसा किस में होता है? क्या वो क्वार्टाइल होता है, क्या वो मीन होता है, या मोड होता है, या मीडियन होता है? तो अर्थमेटिक मीन तो नहीं होता है, मिडल मोस्ट हो ज़रूरी नहीं होता है, वो एक सीरीज़ के स्टार्टिंग में या एंडिंग में भी हो सकता है। मोड मोस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जिसके अधिकतर बारंबारता जिसको कहते हैं वो होती है, तो मोड होता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। मीडियन है, इसके अंदर हम डेटा को क्या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं, लेस दैन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है और उसके पश्चात जो मिडल मोस्ट जो होता है उसके आधार पर हम इसका निर्धारण किया जाता है। तो राइट आंसर इज मीडियन इसके अंतर्गत होता है, इसके अंतर्गत मीडियन। तो इस प्रकार से हमने इसके अंतर्गत टेबुलेशन से संबंधित, क्लासिफिकेशन से संबंधित, स्टैटिक्स के संबंध में जो डेटा से रिलेटेड और इसके साथ साथ सेंट्रल टेंडेंसी से संबंधित, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो हल किए हैं और ये सभी क्वेश्चंस है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आपके जो बेसिक्स है उसको भी मजबूती ये प्रदान करते हैं। तो आज की जो सांख्यिकी के जो प्रश्नोत्तर की जो सीरीज है उसमें धन्यवाद और नेक्स्ट क्लास में फिर आपका स्वागत हो।